तो आइए दोस्तों, आज हमारा शिक्षण और अधिगम का जो ये क्लास है, ये हम प्रकार पढ़ रहे थे और ये अंतिम प्रकार है शिक्षण के। तो शिक्षण के 4 तत्वों के आधार पर हम 3 प्रकार की बात किए थे। एक तंत्र, लोकतंत्र और हस्तक्षेप रहित शासन, जिसमें हमने एक तंत्र को भी बता दिया है, लोकतंत्र को भी बता दिया। आज हम बताएंगे हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली शिक्षण में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। उसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, जो शिक्षण और आपका अधिगम से संबंधित है, यानी कि ये शैक्षिक तकनीक से संबंधित आधारित चैप्टर है। इसको आप जरूर पढ़कर जाएं, ये आपको आपके परीक्षा में बहुत ही किफायती साबित होगा। तो चलिए, आज जो हम बात कर रहे हैं तीसरे प्रकार, यानी कि हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली क्या होता है शिक्षण के अर्थ में, अगर इसको हम देखें तो देखिए, पहले हम अगर शासन प्रणाली की बात करें, किसकी बात करें, शासन प्रणाली की बात करें कि किस तरह की शासन प्रणाली इसमें पाई जाती है। तो अगर हम बात करें जनता की, अगर बात करें, जो जनता होती है यानी कि किसी देश या राष्ट्र में रहने वाली जो जनता होती है, उस जनता के जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को सहायता प्रदान करने में सहायता कौन प्रदान करता है, सरकार करती है। यानी कि अगर हम पूरे देश या राष्ट्र के लेवल पर देखें तो जो सरकार होती है, यहाँ पर सरकारें जो होती हैं वो जनता के कार्यों में सहायता प्रदान करती हैं, ताकि जो जनता है, जो किसान है या जो अन्य प्रकार के व्यक्ति हैं, उनको कार्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो एक तरह से सरकार एक मित्र या मतलब सहायता के रूप में यहाँ पर देखी जाती है इस प्रकार की शासन प्रणाली में। यदि हम बात करें कि शिक्षण के रूप में लेकर चलिए, वो तो हमने एक तरह से देश और राज्य के रूप में समझा। यदि शिक्षण के रूप में समझे तो शिक्षण के रूप में क्या होता है, जहां पर जनता है वहां पर जनता के स्थान पे क्या हो जाएगा, छात्र, और जहां पे सरकार है वहां के स्थान पे क्या हो जाएगा, शिक्षक। ये बात आप क्लियर समझ गए। अब इसमें हमने बताया था कि जो छात्र होता है, छात्र के जो कार्य होंगे, जैसे जनता के कार्य होते हैं, तो छात्रों के अपने जो कार्य होते हैं उनकी बात करते हैं, अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, तो इनके कार्यों में अपना संबंध पाया जाता है। यानी कि छात्रों के कार्यों में और इनके अपने संबंधों में ये बात जो होती है, ये उसी पर आधारित होती है, किस प्रकार की, हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली में। तो ये किस पर हमने बताया कि कार्यों तथा संबंधों पर आधारित होती है। कौन, हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली। किसके कार्यों में, यानी कि यहाँ पर जनता के कार्य था, और यहाँ पे इस शिक्षण में किसके कार्यों थे, छात्र के कार्यों में। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि यहाँ पर जो कार्य तथा संबंधों पर आधारित होता है। ये बात क्लियर हो गया। अगर ये कार्य तथा संबंधों पर आधारित है तो क्या होगा, हमने पढ़ा अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, चाहे वो आपकी जनता के हो चाहे वो छात्र के। तो अगर शिक्षण के रूप में बात करें तो छात्र के अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, छात्र उन कार्यों को करता है, समस्याओं को हल करता है, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गया। जब हम शासन प्रणाली की बात करेंगे तो ये बात बताएंगे। तो जो हमने बताया उसको लिख लेते हैं। आइए, आशा करता हूं कि जो हम समझा रहे हैं वो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो आप पूरी समझ को डेवलप कर लेंगे और फिर लिखने का एक आपका तरीका, नया आयाम प्रस्तुत होगा, जो आपको अच्छी समझ वाला एक शिक्षक बनाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं कि हस्तक्षेप आप लोग लिखिए, रहित शासन में सरकार, जो सरकार होती है, सरकार अपनी जनता के सहायक के रूप में कार्य करती है, सहायक के रूप में कार्य करती है। यदि, अगला पॉइंट लिखें, यदि इस व्यवस्था को शिक्षण के रूप में देखें तो यह कार्य तथा संबंधों पर आधारित होता है, कार्य तथा
संबंधों पर केंद्रित होता है, आधारित होता है या केंद्रित होता है, एक बात हो गया। अगर ये इन पर केंद्रित होता तो क्या होगा, तो बोल लिखिए जिसमें छात्रों के समक्ष अनेक प्रकार के या विभिन्न कार्य अनेक प्रकार के विभिन्न कार्य दिए जाते हैं, यानी कि समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं, यानी विभिन्न कार्य मतलब क्या हुआ, समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं और छात्र उनका हल करता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा जो हमने बताया कि इस प्रकार की शासन प्रणाली की अगर बात करेंगे तो जो सरकार होती है वो जनता के कार्यों को क्या करता है, सहायता करता है। उसमें किसी प्रकार की देखता है कि किसी को कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत होती है तो वो सहायक के रूप में कार्य करता है सरकार। यदि हम इसे शिक्षण के रूप में देखें तो छात्र की जो बात करते हैं तो छात्र के अपने जो शिक्षण के रूप में होता है कार्य तथा संबंधों पर आधारित, जिस तरह से वहां पे जनता कार्य करती थी उसके जनता के कार्यों में सहायता प्रदान करती थी कौन, सरकार। तो इसी प्रकार से जब छात्र की बात है, छात्र के अपने कार्य तथा उनमें जो संबंध होता है शिक्षक और छात्र में उन पर केंद्रित होता है। ये बात आ गया, छात्र और शिक्षक के संबंधों पर केंद्रित होता है उसके कार्य को लेकर। तो जिसमें क्या होता है, छात्रों के समक्ष अनेक प्रकार की क्या होती है, विभिन्न प्रकार की कार्य और समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं और छात्र जो होता है उन समस्याओं को हल करता है। तो हमने शासन प्रणाली में इतनी बातों को देखा। अब आइए हम शिक्षक को लेकर बात करते हैं कि आखिर शिक्षक को लेकर इसमें क्या बातें बताई गई है। अगर हम शिक्षक की बात करें तो इस प्रकार की शासन प्रणाली में शिक्षक जो होता है एक मित्र की भांति होता है, एक सहायक की भांति होता है। अभी हमने बताया जैसे उसमें सरकार जो होता था सहायक की भांति होता था, यानी कि क्या होता है आपका फैसिलिटेटर होता है। क्या होता है, फैसिलिटेटर की तरह होता है कौन, शिक्षक, या मित्र की तरह होता है। जब ये सहायक के रूप में काम करेगा तो क्या होगा कि जो छात्र हैं छात्रों के समझ जो समस्याएं आती हैं उसमें समाधान करेगा। तो इसको लिख लेते हैं, लिखें, हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली में शिक्षक मित्र या सहायक के रूप में ब्रैकेट में लिख लीजिए फैसिलिटेटर रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर शिक्षक की जो भूमिका थी उस भूमिका के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब आते हैं छात्र को लेकर क्या बातें बताई गई हैं उसको हम समझते हैं। छात्र की जब बात करेंगे तो छात्र में आपका क्या होगा, देखिए सक्रिय होगा छात्र। जब वो सहायक के रूप में शिक्षक है तो अब यहाँ पे अधिक से अधिक कार्य कौन करेगा, छात्र करेगा, और अधिक से अधिक कार्य कर रहा है इसका मतलब छात्र क्या होगा, सक्रिय होगा। तो यहाँ पे बताएंगे कि जो हमारा छात्र होता है वो सक्रिय होता है। अगर छात्र सक्रिय होगा तो उसको विभिन्न कार्यों के अवसर प्रदान होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जिससे कि उसको क्या होगा, विभिन्न कार्यों के अवसर प्रदान हो रहे हैं। अगर विभिन्न प्रकार के अवसर उसको प्रदान हो रहे हैं तो क्या होगा, यानी कि वो क्रियाशील होगा, अधिक काम करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जिसके कारण वो अधिक क्या हो जाएगा, क्रियाशील होगा। और अगर वो अधिक क्रियाशील हुआ तो हम जान गए कि वो अब समस्याओं का समाधान करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर फिर वो क्या होगा, जिससे वो समस्याओं को हल करेगा। तो पहला पॉइंट ये चीज समझे छात्र को लेकर, इसी को फिर लिखते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे, समझाएंगे, फिर इसको फिर लिखा जाएगा। लिखें इसमें यानी कि कौन, हस्तक्षेप रही शासन प्रणाली में, इसमें छात्र अधिक सक्रिय होता है,
इसमें छात्र अधिक सक्रिय होता है। अगर छात्र अधिक सक्रिय होगा तो उसे विभिन्न कार्यों के अवसर प्राप्त होते हैं, जिसके कारण उसे विभिन्न अवसर प्रदान किए जाते हैं, विभिन्न अवसर मिलते हैं और वो मतलब छात्र, और वो अधिक क्रियाशील होता है, और वो अधिक क्रियाशील होता है। अब क्रियाशील होगा तो क्या होगा, समस्याओं का वो हल कर लेगा, जिससे वो समस्याओं का निदान करता है। तो ये हमने पहली पॉइंट सीखा छात्रों को लेकर। अब इसको मिटाते हैं, दूसरी बात को समझते हैं कि आखिर और क्या बात होता है। देखिए, अब छात्र के बात ये हुई, तो छात्र की क्रियाओं की बात करते हैं। अगर छात्र की क्रियाओं को लेकर बात करेंगे, यानी कि छात्र जो कार्य करता है उसकी बात करते हैं, तो जो छात्र की क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं कैसी होती हैं, समस्यात्मक रूप में होती हैं, यानी कि उन्हें अनेक प्रकार के कार्य दिए जाते हैं। तो छात्र की क्रियाएं किस तरह से होती हैं, समस्यात्मक रूप में होती हैं, और समस्यात्मक रूप में होगी तो वो छात्र क्या करेगा, उसको हल करेगा, जिसके कारण क्या होगा, सृजनात्मक क्षमता विकसित होती है। क्या सृजनात्मक क्षमता विकसित होती है, किसके अंदर, छात्रों के अंदर सृजनात्मक क्षमता विकसित होती है। तो याद रखें, छात्र की क्रियाओं में जो विभिन्न कार्य होते हैं, उन विभिन्न कार्यों के तहत ही उसके अंदर क्या होता है, सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया, इसे लिख लीजिए। लिखिए, छात्र की क्रियाएं, पॉइंट डाल के लिखे, छात्र की क्रियाओं के तहत विभिन्न कार्यों को समस्यात्मक रूप में हल करने से उसके अंदर सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। सृजनात्मक क्षमता का क्या होगा, विकास होगा, सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि उसके अंदर सृजनात्मक क्षमता का विकास हो जाता है। अब आगे चलते हैं, ब्रूब्रेकर और क्लार्क दो महोदय हैं, इन्होंने अपनी बातों को लेकर हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली में कुछ बातें बताई हैं। इनकी बातों को समझ लेते हैं, फिर इनको लिख लेते हैं। तो आइए, ब्रूब्रेकर महोदय ने क्या बताया। ब्रूब्रेकर महोदय ने ये बताया कि इस प्रकार की जो शिक्षण प्रणाली होती है, इसमें ऐसी परिस्थितियां विकसित की जाती हैं। कैसी परिस्थितियां, जिसमें कि, पहले लिखिए इसको, ऐसी परिस्थितियां विकसित की जाती हैं। इन्होंने कुछ कहा था कि इस प्रकार की जो शिक्षण प्रणाली है, इसमें इस प्रकार की परिस्थितियां विकसित की जाती है, जिसमें, अब कैसी परिस्थितियां विकसित की जाती है, जिसमें कि दो बातें हैं। क्या बातें हैं, तो जो ये परिस्थितियां होती हैं वो छात्र को लेकर समस्याएं दी जाती हैं, यानी कि जो बातें होती हैं जिसमें कि जो समस्याएं होती हैं, यानी कि समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है। समस्याओं को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, पहली बात। और इन समस्याओं को प्रस्तुत जब किया जाएगा तो छात्र क्या करेंगे, उसका हल करेंगे। और जब छात्र उन समस्याओं को हल कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने विषय वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जो उनका विषय वस्तु होता है वो विषय वस्तु को सीख जाते हैं। प्राप्त करने का मतलब क्या हो जाता है, विषय वस्तु को सीख जाते हैं, यानी कि जो समस्या उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी छात्रों को, वो जब उसे सॉल्व कर लेंगे, उसे हल कर लेंगे, तो उस विषय से संबंधित उस चीजों को सीख जाते हैं। और छात्रों को समस्या किससे संबंधित दी जाएगी, उनके
कार्यों से संबंधित दी जाएगी। ऐसे नहीं कि अनाप शनाप उनको कार्य दिए जाएंगे, उनके पढ़ाई से संबंधित उनको समस्याएं प्रस्तुत की जाएंगी और उस समस्याओं को वो हल करेंगे, जिसके कारण वो विषय वस्तु को सीख जाते हैं। यही बात आपका ब्रू ब्रेकर साहब ने बताया था। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से उनके सामने परिस्थितियां विकसित की जाती हैं, उन परिस्थितियों में उनको समस्याएं दी जाएगी और समस्याओं को हल करके अपनी विषय वस्तु को सीख जाएंगे। तो आइए इसी बात को लिख लेते हैं। तो हम ये अच्छे से आपको पहले समझा रहे हैं, समझाने के बाद लिखवा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि अनेक विद्वान होते हैं, वो जो कहते हैं ये कथन याद ही नहीं होता है, लेकिन हमारा इस मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ाने के जरिए आप देखेंगे कि आपको सभी जो विद्वान है या जो मनोवैज्ञानिक लेखक हैं, कितनी बेहतर तरह से आपको वो याद हो जाएगी, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, इस प्रकार से हम आपकी पढ़ाई करवा रहे हैं, तो आप इसको अधिक से अधिक बार देखें और एक बार नोट्स बना ले, पढ़ लेंगे तो पक्का है कि आपका यह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लिखिए, ब्रू ब्रेकर महोदय ने इस बारे में यह बताया है कि छात्रों के समक्ष ऐसी परिस्थितियां विकसित की जाती हैं या प्रस्तुत की जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां प्रस्तुत की जाती हैं जिसमें वह जिसमें समस्याओं को दिया जाता है, जिसमें उसके सामने समस्याएं दी जाती हैं। अगर समस्याएं दी जाती हैं तब वो क्या करेगा, और उन समस्याओं को छात्र हल करके उसके विषय वस्तु को सीख जाता है, उसके विषय वस्तु को क्या होता है, सीख जाता है। तो यह बात आपका ब्रू ब्रेकर ने बताया था कि जो छात्र होता है उसके समक्ष ये परिस्थितियां विकसित की जाती हैं, जिसके तहत वो समस्याओं को हल करके उसको सीख जाता है। तो आई थिंक यह ब्रू ब्रेकर का एक तरह से जो बात बताई थी, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लिए होंगे, दिमाग में अब बैठ जाएगा। याद करने की तो बात ही छोड़ी, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा, एकदम सेट हो जाएगा। और एक बार इसे लिख कर यदि आप रिवीजन कर लिए तो यकीन मानिए कि आपका यह पूरी तरह से पक्का हो जाएगा, होल लाइफ इसे भूलेंगे नहीं आप। तो आए बात हो गया। अब हम चलते हैं क्लार्क महोदय की बात कर रहे हैं। देखिए, क्लार्क महोदय ने भी इसमें जो बात है बताई थी, इन्होंने क्लार्क महोदय ने दो बातों को लेकर बताई थी। एक था आपका जिसे हम बोलते हैं परिचालन और एक था प्रारूप। तो इन्होंने दो बातों को लेकर बताया था, परिचालन को लेकर बताया था और प्रारूप को। जरा समझिए कैसे याद करेंगे, दो बातें। उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया है, यह ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, बोले कि जिसमें कि परिचालन और प्रारूप की क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। किसकी व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से, बोले कि इस प्रकार से की जाती है कि जिसमें क्या हो जाए, छात्र सीख जाए, यानी कि छात्र के व्यवहार में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। छात्र के व्यवहार में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, यानी कि छात्र क्या हो जाए, वो सीख जाए उसको। तो वही छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होने का क्या मतलब, छात्र उसको आसानी से सीख जाए, यही बात है। तो उन्होंने कहा था क्लार्क महोदय ने, इसमें ऐसी शिक्षण परिस्थितियां प्रस्तुत की जाती, मतलब यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिचालन और प्रारूप को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है जिसमें छात्र के व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे इसे। आइए आप लोग इस पे आप लिख लीजिए पॉइंट। तो लिखिए, क्लार्क महोदय ने
इस प्रकार इस व्यवस्था को लेकर यह बताने की कोशिश की है कि आगे लिखें, क्या बताने की कोशिश की है। इसमें उन्होंने यह बताया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, लिखें, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ये कैसी प्रक्रिया है जरा लिखें, जिसमें परिचालन और प्रारूप के रूप में यह एक ऐसी परिस्थितियां है जिसमें परिचालन और प्रारूप के रूप में क्या किया जाता है, इसे देखा जाता है, यानी कि परिचालन और प्रारूप के रूप में विकसित किया जाता है, परिचालन और प्रारूप के रूप में विकसित किया जाता है, जिससे कि छात्र के व्यवहार में क्या हो जाए, परिवर्तन। तो लिखिए, जिससे कि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, जिससे कि छात्र के व्यवहार में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। तो हमने यहाँ पर आपके सभी एस्पेक्ट को छूने की कोशिश किया है। तो 3 प्रकार के हमने शिक्षण को लेकर बात की कि 3 प्रकार हैं, वो 3 प्रकार हमने बताया था 4 तत्वों के आधार पर, शासन प्रणाली, सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक दर्शन और मूल्यों के आधार पर जब हम बात करते हैं तो एक तंत्र, लोकतंत्र और हस्तक्षेप रहित शासन की बात करते हैं। हमने आपको एक तंत्र की जो बात बताई थी बेहतर ढंग से आपको समझ में आया था, और आपके जो लोकतंत्र की बात किया था उसको भी अच्छे समझा दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखिए, उसी से यह लिंक है यह वीडियो। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया तो पिछली 2 वीडियो अगर आप देख लेंगे, 3 वीडियो है, उसको देखने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा शिक्षण के रूप में, आखिर शिक्षण होता क्या है, यह बात आपको अच्छे तरह से एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा, और बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, मात्र 1 या 2 बार ही आपको देखने से आपके माइंड में सेटअप कर जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कर दें, और प्लीज इसे पूरी तरह से आप लोग देखें और आप अपने कॉन्सेप्ट को विकसित करें। ऐसी बात नहीं कि आप शेयर कर दिए, आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे, इसके जरिए आपका ज्ञान बहुत अधिक विकसित होगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।